चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से हाजिर हैं अल्फ्स एजुकेशन के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर। तो आप सबका वेलकम है फिर से, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं आप सबके सामने, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। बेटे बात ध्यान से समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल ये बेसिकली क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, ये कंप्लीट ज्योमेट्री है जी, कंप्लीट ज्योमेट्री। क्वाड्रिलेटरल्स को समझने के लिए पूरी ज्योमेट्री पढ़नी पड़ती है फ्रॉम बिल्कुल एबीसीडी ज्योमेट्री की क्या है, वी स्टार्ट्स फ्रॉम लाइंस एंड एंगल्स। तो हम लोग पूरी तरह से लाइंस एंड एंगल्स से स्टार्ट करेंगे और आपको लाइंस एंगल्स बताएंगे। उसके बाद टू लाइंस के बारे में बताएंगे, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो एंगल्स का क्या रिलेशन होता है। पैरेलल लाइंस के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपको पॉलीगन्स की। पैरेलल लाइंस के बाद पॉलीगन्स की बात करेंगे, पॉलीगन समझाएंगे। पॉलीगन के बाद हम क्वाड्रिलेटरल्स पर आएंगे, फिर जाकर के पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज वगैरह और प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो बात बहुत ध्यान से समझना, वीडियो को लास्ट तक देखना। हम इसका 2 पार्ट बनाने वाले हैं। आज के पार्ट पे पूरा इंट्रोडक्शन होगा और एग्जाम्पल्स के साथ हम एक एक प्रॉपर्टीज को आपको समझाएंगे। ध्यान से समझना और कुछ प्रॉब्लम्स भी लेंगे। और कल बिल्कुल एएमयू के एकदम मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं, एक क्वेश्चन भी हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं जाएगा। आप ध्यान से वीडियो को देखते रहना, लास्ट तक बने रहो हम मेरे साथ, उकताना बिल्कुल भी नहीं। समझ लेना ध्यान से। बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार लिख रहे हैं, सर अच्छा चल रहा है, अच्छा बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए, वैसे बता दीजिए। आप परेशान ना हो, बिल्कुल टेंशन ना लो, आप मेरे साथ बने रहो। और अगर चैनल पे आप बिल्कुल नए आए हैं, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इससे सब लोगों को फायदा पहुंचे। चलिए आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि लाइंस एंड एंगल्स की बात करेंगे। तो लाइंस एंड एंगल्स में आप ध्यान से देखो, ये एक लाइन है और इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। यहां पे भी क्वेश्चन बन जाता है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। सो हम कहेंगे देयर आर 2 पॉइंट्स आर नीडेड टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट चाहिए एक स्ट्रेट लाइन के लिए। एक बात तो ये हो गई, ध्यान से समझना बेटे। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ही पॉइंट से सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो हम कहेंगे देयर आर सो मेनी लाइंस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन वी ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पास हो सकते हैं। एक बात हो तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि एक ही पॉइंट से जो जितनी सारी लाइनें पास हो रही हैं, इन सबको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। आप नोट करना, CUNCURRENT, कॉन्करेंट लाइंस। ये कॉन्करेंट लिखा हुआ है, कॉन्करेंट लाइंस। सो हम कह सकते हैं कि ऑल दोज लाइंस passes through single point that is called concurrent lines, and we can draw infinite number of lines from a single point. एक पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं? इनफाइनाइट, सो मेनी लाइंस। और 2 पॉइंट से अगर हम 2 पॉइंट्स बना दें, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, तब कितनी लाइन ड्रॉ की जाएगी? देख लीजिए, एक लाइन। एंड लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, ये अच्छी बात है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, ये सब बेसिक्स हैं, एग्जाम में कभी कभार पूछ भी लिया जाता है, तो ये आप नोट कर लो, स्ट्रेट लाइंस वगैरह। अब मैं बेसिकली आपको ये बताने जा रहा था कि ये एक लाइन है और ये एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं जी। दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? सबके समझ में आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? तो 2 स्ट्रेट लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट जी। एक ही पॉइंट पर 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट से ज्यादा पे 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। नो 2 स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट मोर देन 1 पॉइंट। नोट करिए, सब लोग कॉपी निकाल के बैठो। जब हमारी आप क्लास कर रहे हो तो मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन पूरी क्लास करा रहा हूं, आप कॉपी निकाल के बैठिए, आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी, रिवीजन में आपको आसानी हो जाएगी। आप नोट करिए, नो 2 स्ट्रेट लाइंस कैन इंटरसेक्ट मोर देन 1 पॉइंट, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट
नहीं कर सकते। एग्जाम में कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ मेनी पॉइंट्स टू स्ट्रेट लाइंस कैन इंटरसेक्ट, 1 2 3 योर मोर देन 1 मोर देन, इस तरह से कोई आ जाएगा ऑप्शन, हम 1 लगा लेंगे। तो बात आपको समझ आ गई, सुन लेना मेरी बात ध्यान से। अब जब दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो होता क्या है, ये एंगल और ये एंगल, ये दो तरह का आप एंगल देख रहे हो, इन दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। एंड एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर पेयर, यस, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर ये जो एडजेसेंट एंगल है ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाता है। लीनियर पेयर का मतलब है पेयर में जोड़ा बनता है, दो का पेयर बनेगा, तो ये दो एंगल है, एक पेयर हो गया, दोनों का सम 180 डिग्री, वी कैन कॉल इट लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे इसको? ये दोनों सपोज 1 है और ये 2 है, हम कह सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 दैट इज लीनियर पेयर, एलपी। लीनियर पेयर को इन शॉर्ट एलपी बोलते हैं, लीनियर पेयर। समझ में आ गया? एडजेसेंट एंगल है, 1 और 2 एडजेसेंट है, 1 के बगल में ये जस्ट बगल वाला ये एडजस्ट, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल, एंगल 1 एंड दिस 1, कोई भी नाम दे दो, सपोज इस एंगल को 3 नाम दे दो, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 लीनियर पेयर है। सिमिलरली ये वाला, इसको 4 दे दो, तो आप कह सकते हो 3 और 4 एक ही स्ट्रेट लाइन पे, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, 3 और 4, तो ये लीनियर पेयर है, 2 और 4 लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर समझ गए। और लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों का सम 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ पा रहे हो आप जी? बड़े ध्यान से समझना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। तो ये सारी बात है, लीनियर पेयर आप समझ गए। जब आपको लीनियर पेयर समझ में आ गया तो एक चीज मैं और बता रहा हूं, एंगल 1 के जस्ट सामने अपोजिट में कौन सा है? 4। एंगल 1 के अपोजिट 4 है और एंगल 2 के अपोजिट 3 है। तो अपोजिट एंगल, और ये बिल्कुल सामने सामने है, तो हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कह सकते हैं? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट को शॉर्ट में VOA बोलते हैं। मैं VOA लिखता हूं बट आप लिख लो वर्टिकली अपोजिट। जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं VOA, आप लिखो वर्टिकली अपोजिट, तब लिखना ब्रैकेट में VOA। ओके, अब आप देखो वर्टिकली अपोजिट में कौन कौन है? एंगल 1 और एंगल 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, लीनियर पेयर 180 डिग्री और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। इसके बाद अब हम बात कर लें लीनियर, अब वर्टिकली अपोजिट में 1 के अपोजिट में 4 है और 2 के अपोजिट में 3 है, तो हम कहेंगे एंगल 2 दैट इज इक्वल टू एंगल 3। सबके समझ में आ गया? ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया? ये सारी चीज अरे बड़े ध्यान से देख लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैंने बहुत अच्छी बात बड़े शॉर्ट्स में लिख दी है आपको। कॉन्करेंट लाइन बता दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दिया, लीनियर पेयर बता दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बता दिया, और आप ऐसे भी देख सकते हो कि सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है जी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के किसी भी एक पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है बता सकते हो? यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? टोटल 180 डिग्री, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल के भी नाम से जानते हैं, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट एनी पॉइंट। सो ये 180 डिग्री हो गया। अब इस पॉइंट पे जितनी भी एंगल्स बनेंगी, सपोज ये एक रे इस पे ये आ गई, एक रे इस पे ये आ गई, अब ये एक एंगल ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया, ये 3 एंगल बना, तो तीनों एंगल का रिलेशन ये है कि ये तीनों एंगल का सम 180 होता है, कि एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनेंगे सबके सम 180 डिग्री जी, सबके सम, दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों का सम। अगर इसको एंगल 1 नाम दिया जाए, इसको 2 नाम दिया जाए, इसको 3 नाम दिया जाए, हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है? बड़े ध्यान से समझना, एक पॉइंट पर हमने 2 एंगल बनाए थे तो लीनियर पेयर नाम दिया था, तो 3 एंगल को लीनियर पेयर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि 3 का पेयर नहीं बनता, जब भी पेयर बनता है तो 2 का पेयर बनता है। पेयर का मतलब ही होता है, जैसे जूते में कितने पेयर होते हैं? 3 जूता होता है क्या पेयर में? नहीं, कितना होता है? 2। तो ऐसे ही तो 2 का लीनियर पेयर बनेगा, तो इसमें 4 एंगल भी बन जाए, अगर एक और एंगल खड़ा हो जाए यहाँ पे, तो सपोज एक एंगल और बना दो यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, एक और एक ऐड कर दो यहाँ पे, ये एंगल ये और ये। अब जितना भी एंगल 1 दिस सब का सम 180 डिग्री। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है एएमयू में। देखो एएमयू की न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं कैसे, क्या करेगा एएमयू में?
ये इस तरह से दे देगा आपको, ये तीनों एंगल दे देगा। एक एंगल दे देगा x, एक दे देगा 2x, एक दे देगा 3x, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। आप देख रहे हो कि एक पॉइंट पे x, 2x और 3x तीन एंगल बना, और आप जानते हो तीनों का सम कितने डिग्री का होगा। ऑब्वियसली तीनों का सम कितने डिग्री का, तो अभी हम बता रहे थे कि तीनों का सम 180। एक पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन में सारे एंगल का सम 180, सो वी कैन राइट x प्लस 2x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके x निकालो, x निकाल लो तो ये एंगल आ गई, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, मींस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एंगल आ गई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एंगल आ गई। इसमें जो सबसे छोटी एंगल है आप और आराम से बता सकते हो कि कौन सी एंगल सबसे छोटी है, वो आपकी स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमने आपको लाइंस के बारे में, दो स्ट्रेट लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था इसके बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। चलिए पैरेलल लाइंस के बारे में देखते हैं। पैरेलल लाइंस क्या है? सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन L है और ये लाइन M है जी। तो L और M लाइन आपस में क्या है? पैरेलल हैं। बेटा ध्यान से समझना, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन है? इन शॉर्ट ये समझ लो, दो लाइंस आपस में पैरेलल तब होगी जब इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज क्या होगी? सेम होगी। यहां पे भी डिस्टेंस d, यहां पे भी डिस्टेंस d, यहां भी डिस्टेंस d और यहां भी डिस्टेंस d। तब समझ जाओ कि ये लाइन आपस में पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं है जी। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अगर हम पूछ लेते हैं कि तुम बताओ जी पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं, तो बच्चा बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज सेम। डिस्टेंस सिर्फ नहीं बोलेंगे बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बोलेंगे जी। तो ये लाइन, दो लाइन आपस में तब पैरेलल कहलाएगी जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या होगी? सेम होगी। आप नोट भी कर सकते हो, टू लाइंस आर पैरेलल व्हेन देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सेम थ्रू आउट द लाइन। और पैरेलल का सिंबल देखिए, जब L और M पैरेलल हो गया तो ये पैरेलल का सिंबल दे दिया, L इज पैरेलल टू M, ये सिंबल बनाते हैं। ठीक है, ये आप समझ आ गया पैरेलल लाइंस। अब मैं आपको पैरेलल लाइन एक्सियोम्स के बारे में बताता हूं। पैरेलल लाइंस एक्सियोम क्या है? पैरेलल लाइन एक्सियोम ये है, सुनिए, ये एक लाइन है, बड़े ध्यान से समझना, और ये एक लाइन है। ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। और पैरेलल लाइंस और ये जो थर्ड लाइन है, जो दोनों लाइन को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है। अब मैंने एक टर्म बोला डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट, तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो ये लाइन जो थर्ड लाइन है, एक तो लाइन L है और M, एक लाइन M है, तो हम कह सकते हैं L इज पैरेलल टू M जी। और ये जो थर्ड लाइन है, सपोज दिस इज N, तो थर्ड लाइन ये N है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल, TRANSVERSAL, ट्रांसवर्सल लाइंस जी। तो ये तो ट्रांसवर्सल लाइंस है। अब इसमें बहुत सारी एंगल्स आप देख पा रहे हो। सपोज दिस वन इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, दिस इज 5, 6, 7 एंड 8। क्लास 7th में आपको पढ़ाया गया होगा और आप बड़े ध्यान से समझना। मैं पूरी बात बस आपको इन शॉर्ट रिकैप करा दूंगा, रिवाइज हो जाएगी आपकी। आप सब ये जानते हो। अभी मैंने बताया आपको, ये अगर लाइन कंसीडर करें और ये सेकंड लाइन कंसीडर करें और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 और 2 कैसा है? जाहिर है लीनियर पेयर बताओगे, दोनों का सम 180 हो जाएगा। अगेन 2 और 3 लीनियर पेयर, 3 और 4 लीनियर पेयर, 1 and 4 अगेन लीनियर पेयर। सिमिलरली 6 और 5, 7 and 8, 6, 7, 5, ऑल दीज आर लीनियर पेयर्स। और लीनियर पेयर में दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये तो बात क्लियर है। अब आ जाओ एंगल 1 और एंगल 5, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाती है। कोरस्पॉन्डिंग क्यों है? कोरस्पॉन्डिंग समझना, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों लाइन के ये ऊपर है, इस लाइन के भी ऊपर है, और एंगल 5 का भी जो पोजीशन है वो इस लाइन से ऊपर है। और ये जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के राइट में है, राइट में ये है और इसके भी राइट में ये है। तो 1 के साथ का 5 है, तो एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग 5 हो गया। सिमिलर केस इधर आ जाओ, ये वाला भी ऊपर है इस लाइन से, और ये जो एंगल है इसके ऊपर का है, और ये ट्रांसवर्सल जो है उसके लेफ्ट का एंगल है, ये भी लेफ्ट का है। तो 2 का साथी कौन हो गया? 6। तो 2 का कोरस्पॉन्डिंग 6 को हो गया, 3 का कोरस्पॉन्डिंग 7 हो गया जी। सिमिलरली क्योंकि 3 नीचे है,
7 भी नीचे है, और इसके लेफ्ट में है 4 का करस्पॉन्डिंग 8, पोजीशन मैच कराओ, मैच कर जाएगी। तो 1 का करस्पॉन्डिंग 5, 2 का करस्पॉन्डिंग 6, 3 का करस्पॉन्डिंग 7 एंड 4 का करस्पॉन्डिंग 8। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं? व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब देखो, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 दैट इज इक्वल टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आप नोट कर लो, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 और 5 आपस में इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये आप नोट कर सकते हैं, एंड एंगल 4 दैट इज इक्वल टू एंगल 8। सो ऑल दीज आर corresponding angles, corresponding angles, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है, इक्वल हो जाएगी। अच्छा, corresponding के बाद अब हम बात कर लेंगे, इसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल आप देख सकते हो। एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट 3, 2 के वर्टिकली अपोजिट 4, तो 1 और 3 इक्वल, 2 और 4 इक्वल, 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट, 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट्स, ये सब आप देख सकते हो। मैं रिकैप करा रहा हूं ताकि मुझे प्रॉब्लम करने में आसानी हो जी, इसीलिए मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन, अदरवाइज ये आपको बता रहा हूं। अगर सिर्फ प्रॉब्लम पे आ जाएं तो पिछली बात अगर आपको याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम में आपको परेशानी होगी जी। आप थोड़ा तसल्ली रखना, मैं प्रॉब्लम भी करूंगा जी, आप एकदम चिंता मत करो। अब आगे देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आप ऐसा करो, कोरस्पॉन्डिंग बता दिया, अभी वर्टिकली अपोजिट भी यहां हमने दिखा दिया। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। ऑल्टरनेट का मतलब होता है, जैसे ये लाइन देख लो ट्रांसवर्सल, ये वाला इधर लेफ्ट में है तो इसके इधर देखना राइट में, और ये जो देख रही है ये लाइन, इस लाइन के अगर नीचे बात करेंगे तो इसके ऊपर, ऑल्टरनेट इसी को कहते हैं। नीचे का, इधर का नीचे है तो उधर का ऊपर हो, उधर का ऊपर है तो इधर का नीचे हो, इधर का लेफ्ट है तो उधर का राइट हो, उधर का राइट है इधर का ऑल्टरनेट जी। सपोज ये 3 है तो 3 का जो पोजीशन है वो इस लाइन के नीचे है, और इसका जो पोजीशन है लेना है वो इसके ऊपर लेना है, और इस ये जो ट्रांसवर्सल देख रहे हो उसके ये लेफ्ट में है तो ये वाला राइट लेंगे। तो 3 के ऑल्टरनेट इंटीरियर 5 और 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर 6। इंटीरियर वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये जो दोनों पैरेलल लाइन है दोनों के बीच का एंगल है, 3 और 5, 4 और 6, ऑल्टरनेट ये इधर का, ये इधर का, 4 इधर का, 6 उधर का, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो आप ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी आसानी से निकाल सकते हो। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं जी। एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 दैट इज एंगल 4 दैट इज इक्वल टू एंगल 6, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो बच्चे, आप अच्छे से लिख लो, 3 और 5, 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको समझ में आ रहा होगा, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप देख लीजिए। तो ये आपने लिख लिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम बात करेंगे कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर में एक ही साथ का इंटीरियर एंगल हो, जैसे ये है, इस लाइन के दोनों एंगल राइट ही लेना है, इंटीरियर तो दोनों के अंदर। तो बताओ, इसके राइट दोनों के अंदर कौन है? 4 और 5, और इसके लेफ्ट दोनों के अंदर कौन है? 3 और 6। तो हम कह सकते हैं एंगल 4 और एंगल 5 ये आपको को इंटीरियर हैं या कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर हैं, और इधर से 3 और एंगल 6 ये आपस में कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर हैं। तो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर्स में क्या होता है? दोनों का सम 180 होता है। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज अगेन 180 डिग्री। तो मैंने 3 चीजें बताई, ये को इंटीरियर एंगल आप कह सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल का सिंबल बनाते हैं, एस लिख देते हैं, एंगल्स हो जाता है, को इंटीरियर एंगल्स, या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो मैंने 3 चीजें, 4 चीजें इस पूरे में डिस्कस कर दिया आपसे, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, खूब अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि इसको खूब अच्छे से रिवाइज करना, मैं इस पे प्रॉब्लम सभी समझ आएगा। चलो, तो हम अभी आप देख रहे थे कि हम लाइंस एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो लाइंस एंगल्स में 2 स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही थी, 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल्स हो रही थी, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखा, एंगल्स वगैरह देखा। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब लाइंस एंगल्स की कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं तो बस टाइप्स ऑफ एंगल्स को भी देख लो जी।
अभी तो लाइंस की बात करते हैं, अब एंगल्स पर आ गए। टाइप्स ऑफ एंगल्स आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5th क्लास से बच्चों को पढ़ाई जाती है कि अक्यूट एंगल बेटा किसको बोलते हैं, सबको पता होगा। बताओ भाई, अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल क्या है? ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो। 90 से छोटा एंगल को क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल। और 90 डिग्री को क्या बोलेंगे? राइट एंगल। 90 से बड़ा लिख दे क्या? अगर हम बात करें ईच एंगल, ये एंगल का सिंबल है, इसको थीटा बोलते हैं। अगर ये लेस देन 90 डिग्री, इन शॉर्ट आप लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। आप कह सकते हो दैट इज अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स में थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है। और अगर थीटा इक्वल टू 90 आ गया तो आप लिख सकते हो राइट एंगल। क्या लिख सकते हैं? राइट एंगल्स। थीटा इक्वल टू थीटा 90 डिग्री हो गया। अच्छा, आप मुझे बताओ कि थीटा 90 से बड़ा हो जाए, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90, क्योंकि 90 तक हम आ गए, ये डिग्री का सिंबल है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, ये आप देख पा रहे हो, थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। इसको क्या बोलेंगे? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बात करेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। और अगर थीटा 180 से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बात करेंगे? रिफ्लेक्स एंगल्स। जी, सब लोग ध्यान से समझ लीजिए, नोट करना इसको। और जब थीटा 360 से इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल्स। जी बेटा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसमें, ये अच्छी चीज है, ये आपके आना चाहिए। अब दो तरह का और एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, जैसा कि अभी हम बोल भी रहे थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं जब दो एंगल का सम 90 हो जाए। जी, अगर हम एक एंगल को थीटा 1 ले लें और दूसरे को थीटा 2, ये थीटा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री हो जाए। जी, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। एक एंगल गिवन है, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो जाहिर है एक एंगल जो गिवन है वो पुट कर दो, ये वाला निकालना है, तो ये जाके उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो सपोज एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो 90 में 30 माइनस कर दो, 60 उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 90। और एक एंगल गिवन है, दूसरी एंगल फाइंड करनी है, आप 90 में से गिवन एंगल माइनस कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। सपोज हम आपसे पूछे 60 का कॉम्प्लीमेंट बताइए जी, तो 90 में से 60 माइनस कर दो, 30 डिग्री उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सिमिलरली हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल, सो सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलेंगे? जब थीटा 1 और प्लस थीटा 2 दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, हम कह देंगे कि ये सप्लीमेंट्री है। सिमिलरली अगर एक एंगल मालूम है, सेकंड निकालना है, तो 180 में से दूसरे को क्या कर दो? माइनस कर दो, ये सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। तो ये सारी चीज हमने आपको एंगल्स के बारे में बताया। अब हम एंगल्स से लाइंस एंगल्स के बाद पॉलीगन्स पे मूव करेंगे, क्योंकि पॉलीगन बनाने के लिए लाइंस की जरूरत पड़ती है, और पॉलीगन्स में लाइंस भी होता है, एंगल्स भी होता है। जब लाइंस आपस में एक दूसरे को क्लोज हो जाते हैं, एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म करता है, तो फिर हम लोग पॉलीगन्स बोलते हैं। तो अब हम लोग पॉलीगन पढ़ते हैं, पॉलीगन का ध्यान रखो। तो चलिए हम लोग अब पॉलीगन देखते हैं। बेटा देखो, ये जो लाइंस एंगल्स का डिस्कशन हम कर रहे थे, ये इतने ही नहीं हैं, ये और भी हैं। इसके इंट्रोडक्शन क्लास बहुत लंबा चलता है, बस मैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे जो है बार बार लिखते हैं सर शॉर्ट में बता दीजिए, शॉर्ट बता दीजिए। पूरी बात मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर पाता हूँ, जानबूझ के भी नहीं बता पाता, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, बच्चे को परेशानी होने लगती है। तो बहुत शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके प्रॉब्लम्स हैंडल हो जाएं। अदरवाइज ऑफलाइन क्लास काफ़ी लंबी चलती है, बहुत बेसिक्स से चलता है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है। तो ये क्लास ऑफलाइन की इक्वल तो होना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर पा रहा हूँ कि जहाँ तक आपको दे सकूँ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और हम सारे प्रॉब्लम्स तो ला नहीं पाते हैं आपके सामने, बस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ही ला पाते हैं। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में तो पूरी तरह से बहुत अच्छे से सारे प्रॉब्लम्स और काफ़ी अच्छे ढंग से उसकी पढ़ाई होती है, और पढ़ी भी जाती है, देखी सुनी जाती है, वो ज़्यादा सही भी रहता है। तो ये भी बड़ा इफेक्टिव क्लास होती है, लेकिन हम बहुत ही समझिए कि एक तरह से समरी ही आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो आप मैं बात करूँगा अब पॉलीगन्स की। तो पॉलीगन्स में क्या होता है सुन लो।
क्योंकि एक ही क्लास में मुझे लाइंस, एंगल्स, पॉलीगन्स और पैरेललोग्राम सब कुछ देखना है, तो जाहिर है पूरा एनलार्ज करके तो बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत छोटी छोटी बात मैं आपसे कर रहा हूं ताकि प्रॉब्लम मेरा आसानी से बन जाए। मैं अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम लेके आ जाता तो बताता नहीं, तो फिर आपको मुझे समझाने में सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। मैं बस बना देता, बनाया हुआ तो बहुत सारा वीडियो है ऑलरेडी पड़ा हुआ है, समुद्र है बिल्कुल समझो, एक तरह से सी है, ओशन है, तो बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। लेकिन समझ के बनाओगे और अगर पिछली चीज़ें तुम्हें कुछ आ रही होंगी तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। इसलिए मैं आपको रिकैप कर रहा हूँ, समझ लो बस एक तरह से बहुत शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट। पॉलीगन्स में क्या होता है कि बहुत सारे साइड्स, बहुत सारे एंगल्स जब आपस में क्लोज्ड फिगर फॉर्म करते हैं तो इसको हम लोग पॉलीगन्स कहते हैं। और फिर हम लोग जो है जानते हैं कि कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो इस तरह का डेफिनेशन वगैरह है। तो फिर अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स की। यहाँ पे जो हम बात करेंगे क्लास के अंदर, पॉलीगन, जो भी पॉलीगन होगा वो रेगुलर पॉलीगन होगा। रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो। आप नोट कर सकते हो, रेगुलर पॉलीगन्स आर सच टाइप ऑफ पॉलीगन्स हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जी, तो उसको रेगुलर, यहाँ जितने भी पॉलीगन्स की बात होगी वो सब की सब रेगुलर पॉलीगन ही की बात होगी। आप ध्यान से समझना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो मैं बनाया, सपोज ये एक पॉलीगन बनाया, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइड्स है। पॉली का मतलब ही होता है मेनी। ये बहुत सारे साइड्स हैं, साइड ए बी, साइड बी सी, सी डी, डी ई एंड ए ई, ये बहुत सारे साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई। अच्छा सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। अब इस पॉलीगन में ये एंगल है, सारे साइड सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो अब इसमें दो तीन बात देखने की है। पॉलीगन दो तरह का होगा, एक होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, मैं लिख रहा हूं आप ध्यान देना, कॉन्वेक्स पॉलीगन। एक होता है कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। जी ध्यान से देखो कि कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी सारी इंटीरियर एंगल, जिसकी सारी की सारी इंटीरियर एंगल 180 से लेस होनी चाहिए। यस, जैसे ये देखो, ये जो पॉलीगन है, ये एंगल, ये सारे एंगल 180 से लेस है। द पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। आप नोट कर लो, द पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं पॉइंट, ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितना भी डायगोनल होगा, डायगोनल समझते हो किसको बोलते हैं? यस, ये एमसीक्यू में आया हुआ भी है, एएमयू के एग्जाम में, जामिया मिल्लिया के एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, जस्ट बहुत ज्यादा दिन पहले नहीं, अभी 1 साल 2 साल पहले के पेपर में मिला है कि ऐसा पॉलीगन में अगर अपोजिट वर्टेक्स को मिला दिया जाए, ये लाइन क्या कहलाती है? ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये एएमयू का क्वेश्चन है, तो यही डायगोनल है। द लाइन विच जॉइंस अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। ये पूछा गया है। सो दिस इज अ डायगोनल, दिस इज डायगोनल। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितनी भी डायगोनल्स हैं, इधर से भी डायगोनल जाएगी, जितनी की जितनी डायगोनल्स हैं सब के सब पॉलीगन के इनसाइड ही लाई करेगा। जी, कॉन्वेक्स पॉलीगन में बोलेंगे, इन कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑल डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन ओनली इनसाइड द पॉलीगन। सिर्फ और सिर्फ अंदर ही होगा, बाहर पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कहेंगे ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड द पॉलीगन। तो आपको समझ में आ गया? आप नोट कर रहे हो, ये ऑल लिखा हुआ है, ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड द पॉलीगन। ये तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। तो ये दो मेजर प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स पॉलीगन की। अब हम बात करेंगे कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा हो। जी, एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा। कैसे? देखो, मैं एक पॉलीगन आपको बना करके बता रहा हूं। कॉन्वेक्स पॉलीगन बना रहे हैं, ध्यान से देखो।
देखो ए बी सी और ये वर्टेक्स डी, ये एक पॉलीगन है। इस पॉलीगन में ये एंगल, ये वाला देखो, ये एंगल 180 से बड़ा हो रहा है, लेकिन ये सारे तीनों एंगल जो है ये 180 से छोटा है। तो कम से कम है, एटलीस्ट का मतलब यही है, एक एंगल भी 180 से बड़ा हुआ तो ये कॉन्वेक्स हो गया, सॉरी कॉन्केव हो गया। और कॉन्केव पॉलीगन में क्या होता है कि जितने डायगोनल्स अंदर भी होगा बाहर भी होगा। तो बाहर डायगोनल कैसे होगा, देखो इस लाइन को ज्वाइन कर दो, ये अपोजिट वर्टेक्स, और ये जो लाइन है ये पॉलीगन के बाहर चला गया, तो ये डायगोनल हम बोल सकते हैं डायगोनल मे बी आउटसाइड द पॉलीगन इन कॉन्केव टाइप ऑफ पॉलीगन। सो बोलेंगे डायगोनल आर ऑल्सो आउटसाइड द पॉलीगन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एंट्रेंस के एग्जाम में, पॉलीगन में, कॉन्केव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। चलिए अब हम देखते हैं पॉलीगन्स में, अभी हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे, तो अब हम बात कर लेते हैं एंगल्स के रिगार्डिंग, के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पॉलीगन में कितने डिग्री का होता है। ये सब आप जैसे भी जानते भी हो, पहले किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ये INT मींस इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू। तो पॉलीगन में इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, आप ध्यान से समझ लो कि सपोज करो ये हम एक रेगुलर पॉलीगन बना दिए जी, ये एक पॉलीगन बना दिए। तो ये जो पॉलीगन बना है, इस पॉलीगन में जितना भी इंटीरियर एंगल है ये वाला, इसका फॉर्मूला है n-2 इंटू, अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से लिखा रहता है, मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हूं फॉर्मूला का, आप यही फॉर्मूला याद रखना, n-2 इंटू 180। n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है, साइड जितने हैं n की जगह पुट करो, सॉल्व करो, इंटीरियर एंगल आपका हो जाएगा। सपोज ट्रायंगल में देखना है, तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं पॉलीगन के, सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल होता है, याद रखना सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल जी, ट्रायंगल से छोटा कोई पॉलीगन ही नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेम द पॉलीगन विच इज स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा है, ट्रायंगल है। n की जगह 3 पुट करिए, 3 - 2 इज 1, 1 इंटू 180 डिग्री। ऐसे भी आप सब जानते हो कि ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, 180, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। इसी तरह से अगर हम ईच इंटीरियर एंगल की बात करें, ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का, तो क्योंकि सारे ही एंगल आपस में इक्वल है, मैंने पहले ही बताया कि रेगुलर पॉलीगन है, सब इक्वल होगा, तो सारे का सम मालूम है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो जितना एंगल है उतने से डिवाइड कर दो, तो n साइड है तो n एंगल है जी। तो अब हम बात करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाई n, हो गया, यही फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। n की जगह वैल्यू पुट करिए, निकल जाएगा। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में n की जगह 3 पुट करो, 3 - 2 इज 180, ऊपर 180 आ गया, नीचे 3, 180 बाई 3 इज 60। तो ट्रायंगल में ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है, और ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ट्रायंगल जो सबसे छोटा पॉलीगन है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मैं बता रहा हूं, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज, रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, यस 60 डिग्री। तो बोलेंगे मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 60, याद रखना, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी डिस्कस कर दे रहा हूं, देख लो, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो तो आपके ऐसे ही सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे, सुन लेना ध्यान से। तो ईच इंटीरियर एंगल इतने डिग्री का हो गया, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हो गया, ईच इंटीरियर हो गया। इसके बाद बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर किसको बोलते हैं, जैसे ये इंटीरियर है, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, ये एक्सटीरियर बाहर का एंगल है, ये क्या है एक्सटीरियर, ये क्या है एक्सटीरियर, और ये क्या है एक्सटीरियर। ये जितना भी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर दोनों लीनियर पेयर हो गया, मैं पहले ही बात किया। अगर ये आपको इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, दोनों का सम कितने डिग्री का होगा, अगेन 180। ये एंगल मालूम है, 180 में माइनस करो ये निकल जाता है, ये मालूम है 180 में माइनस करो ये तो ऐसे ही है। अब हम बात करेंगे ईच इंटीरियर के बाद एक्सटीरियर एंगल। तो जितना भी एक्सटीरियर एंगल देख रहे हो, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, EXT का मतलब एक्सटीरियर एंगल, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री जी। और अगर ईच एक्सटीरियर निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू
360 डिवाइडेड बाई n, याद रखना। अब होता क्या है, इंटीरियर एंगल ये वाला मालूम है, सपोज कहेगा इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो बताइए एक्सटीरियर कितने का है, तो 180 में से इंटीरियर माइनस करेंगे, एक्सटीरियर निकल जाएगा। तो आप एक्सटीरियर एंगल के लिए ये आसानी से यूज कर सकते हो। मैं इस पे कल प्रॉब्लम करूंगा, आज थ्योरी सुन लो, थोड़ा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे देता हूं। अब हम बात करेंगे डायगोनल्स की, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 3n/2। n की जगह वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल गया। एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि नेम द पॉलीगन विच हैज नो डायगोनल्स, ऐसा पॉलीगन बताइए जिसमें डायगोनल ही नहीं है, तो दैट इज ट्रायंगल। यस, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है। तो ये इस तरह से हमने पॉलीगन्स को भी आपको ब्रीफ करा दिया, पॉलीगन्स समझा दिया। पॉलीगन्स पे बेस्ड कल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब सुन लो, इसके बाद बात आती है पॉलीगन्स के बाद बात आती है पैरेललोग्राम्स की, क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल भी एक तरह का पॉलीगन ही है। तो पॉलीगन में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम का टाइप्स है, जैसे स्क्वायर है, रोम्बस है, उसके बाद रेक्टेंगल है, ये सारी चीज, इन सब की प्रॉपर्टीज हैं आपस में। हम लोग जानते हैं सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से, और पढ़े भी हो पहले के पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कितने, क्या रिलेशन है बताओ पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये सारी चीज पैरेललोग्राम के अंदर आती है। फिर स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, फिर इसी तरह से ट्रेपीजियम है। तो हम लोग बहुत डिटेल्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कोई मसला नहीं है, बुक्स में भी लिखा हुआ है, और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नेम द पॉलीगन हुज लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, ऐसा पॉलीगन बताइए जिसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, सॉरी ऐसा पैरेललोग्राम बताइए जिसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। तो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल दो तरह के पैरेललोग्राम में होगा, दो जगह, एक तो रेक्टेंगल में होगा और एक स्क्वायर में होगा, डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको प्रॉपर्टीज भी समझना पड़ेगा, मैं एक वीडियो ही बनाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, आप हमारे साथ चलते रहिए। मैं आपको पूरी तरह से, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर मैं अभी ओपन करूंगा तो फिर 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास लग जाएगी, लंबा वीडियो हो जाता है, बच्चे परेशान होने लगते हैं। इसलिए मैं जब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट ही किए हैं, कल एक शॉर्ट लेकर के इस पे बेस्ड सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देख लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एक क्लास आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स पे देंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कैसा होता है। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ये क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल के सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा बताइए, या किस तरह का फिगर बनेगा बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते हैं। तो सब कुछ एक ही दिन थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाता है, ज़्यादा लंबा होता है, आप लोग भी परेशान हो जाते हैं, याद रखने में भी परेशानी होती है। तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ओके। तो इस तरह से आज की क्लास हम ऑफ करते हैं। तो आप खूब अच्छे से आज रिवाइज कर लेना, प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना, सब फॉर्मूला सब ध्यान में रखना। कल हम आपके सामने प्रॉब्लम लेके इसी टाइम पे आएंगे और फिर आप प्रॉब्लम्स बनाएंगे, हमारे साथ बने रहिए, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं जब आपको मैजिकली और बिना लिखे सिर्फ फिगर पे ही बता दूंगा ऐसे ऐसे करके एंगल्स, तो आप भी सोचोगे कि यार ज्योमेट्री कितनी अच्छी चीज़ है। और आप बच्चों को ज्योमेट्री टफ लगती है, क्यों? क्योंकि बेसिक्स नहीं है उसको। ज्योमेट्री में अक्सर देखता हूँ, अपने ऑफलाइन क्लास के अंदर भी देखता हूँ, ज्योमेट्री बच्चे टच ही नहीं करते। सर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है, बनता नहीं है, परेशानी ज़्यादा है। इसलिए परेशानी है क्योंकि उनको प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं, इसलिए परेशानी है क्योंकि उनको रिलेशंस का पता नहीं कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगी, कहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये मालूम नहीं। इसलिए मैंने आज ब्रीफ किया, बहुत ज़्यादा तो बता नहीं पाया, लेकिन फिर भी इतने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एट योर स्टैंडर्ड। बाकी इसमें बहुत सारी बात है, फिर हम मौका मिलेगा फिर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।